जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है इसका मतलब हमें साफ समझ आ रहा है कि ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन दो शर्तें हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास एटीपी होना चाहिए, दूसरा एनएडीपीएच होना चाहिए। और ये दोनों प्रोडक्ट्स किस जगह के हैं? लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के। तो अगर हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच मौजूद है, इसका मतलब ये है कि लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सकती है। जो एनएडीपीएच है ये एक्चुअली प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज के लिए, और इसके साथ साथ ये रिडक्शन भी करवाती है। दूसरी बात हम करें अगर एटीपी की, तो एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे पास इन केस ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में एक ट्रायोज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो कार्ब की मैं बात करूँ वो ट्रायोज होता है जिसको हम कहते हैं G3P या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज की बात करें तो ये होता किस जगह पे? ये होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कार्बन को फिक्स करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, फिर उसके ज़रिए वो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं जो कि एनर्जी का सोर्स है फॉर प्लांट्स। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल कहने की वजह जो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था, मेल्विन केल्विन, उसकी उसके नाम की वजह से इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अब अगर हम डिस्कस करें लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज की, तो उसके अंदर 3 फेजेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ है फेज़ 1, इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फेज़। सेकंड फेज़ जो है वो है फेज़ 2, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन फेज़। और थर्ड फेज़ है रीजेनरेशन ऑफ रिबुलोज बिस फॉस्फेट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है। अब हम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट तब होती है कार्बन फिक्सेशन जब होती है। अब कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है? हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं रिबुलोज बिस फॉस्फेट के, इसको हम 1,5 रिबुलोज बिस फॉस्फेट भी कहते हैं। रिबुलोज बिस फॉस्फेट 1,5 कहने का मकसद क्या है? ये फर्स्ट कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है, फिफ्थ कार्बन के ऊपर भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो अब चूंकि दो मुख्तलिफ कार्बन्स पे लगे हैं तो हम इसको कहते हैं रिबुलोज बिस फॉस्फेट। बिस का वर्ड तब आता है जब दो डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर दो फॉस्फेट लगे हुए हों। तो अब ये फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगे तो हम इनको कहते हैं 1,5 रिबुलोज बिस फॉस्फेट। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 1,5 रिबुलोज बिस फॉस्फेट के। अब इसकी जब हमने फिक्सेशन करवानी है, फिक्सेशन का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इनकॉर्पोरेट या इंट्रोड्यूस करवाने हैं रिबुलोज बिस फॉस्फेट के अंदर। अब उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं रुबिस्को। रुबिस्को जो रुबिस्को है, अ, ये अब ज़ाहिर है एक एंजाइम है तो ये प्रोटीन होगा। तो कहा जाता है कि जो रुबिस्को है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज ऑन अर्थ। कि ये अर्थ के ऊपर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सबसे इंडिपेंडेंट सबसे जो क्या कहते हैं उसको अबंडेंट प्रोटीन है वो रुबिस्को है। तो जो एंजाइम रुबिस्को है ये हमें चाहिए होता है फॉर कार्बन फिक्सेशन। 3 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के और ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,5 रुबिलोज बिसफॉस्फेट के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं ये वाले, उनको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15 कार्बन एटम्स बनेंगे। प्लस अगर मैं कहूँ ये 1 और 2 फॉस्फेट हैं तो 2 इंटू 3 6 फॉस्फेट हमारे पास मौजूद हैं। अब जब ये आगे जाएंगे यहाँ से साइकिल से होते होते हुए तो इनमें 3 कार्बन एटम्स और ऐड हो रहे हैं। 3 कार्बन एटम्स ऐड हो रहे हैं इसका मतलब ये यहाँ पे टोटल 18 कार्बन होने चाहिए और 6 फॉस्फेट होने चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं टैली करके कि क्या ऐसा है। जो हमारे पास 3 कार्बन ऐड हुए थे इस 1,5 रुबुलोज बिस फॉस्फेट के अंदर,
वो एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनाते हैं 6 कार्बन कंपाउंड वाला, जो कि अनस्टेबल होता है। मतलब ये 5 और इसके अंदर एक ऐड हो जाता है कार्बन, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और वो इमीडिएटली टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब क्या हुआ कि बजाय इसके कि 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6 कार्बन के, 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। तो 6 इंटू 3 18 कार्बन यहाँ पे पूरे हैं, और यहाँ पे अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे 6 फॉस्फेट भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो फिक्स हो चुका है। जो रुबिस्को है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एज कार्बोक्सिलेज भी एक्ट कर सकता है और एज ऑक्सीजनेज भी एक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में जो हमारे पास केल्विन साइकिल है, यहाँ पे ये एज कार्बोक्सी लेज एक्ट करता है, और ऑक्सीजनेज के तौर पे एक्ट नहीं करता। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है फेज 2। जो फेज 2 हमारे पास है वो है रिडक्शन फेज। अब रिडक्शन फेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो हमारे पास स्लाइड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बने थे एटीपी और एनएडीपीएच, हम उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन। अब जब हम इनको यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ऐड हुए थे 1,5 रूबिलोज बिस फॉस्फेट के अंदर, उन्होंने 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया था यहाँ पे। उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू शुगर के अंदर। जो ये हमारे पास शुगर बन रही है, हमने इसके अंदर कन्वर्ट करना है इन दिस रिडक्शन फेज। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे 6 एटीपी हम यूज़ करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 6 एडीपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 एटीपी 6 एडीपीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 6 फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं, 6 फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे मतलब पहले 6 फॉस्फेट मौजूद थे, 6 और ऐड हुए थे, टोटल 12 हो जाने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 12 फॉस्फेट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या 12 फॉस्फेट मौजूद हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 फॉस्फेट इंटू 6, तो 12 फॉस्फेट यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जिसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्यों कहा गया है? पहले सिर्फ जो थर्ड कार्बन है उस पे फॉस्फेट लगा हुआ था, तो हम इसको कहते थे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और जब ये फॉस्फेट जो हमने यहाँ से एटीपी से लिए थे जाके फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो G3B के अंदर कन्वर्ट होगा। जो जब ये G3B के अंदर कन्वर्ट होगा तो जो 6 NADPH थे हमारे पास वो कन्वर्ट होंगे इनटू 6 NADPH, कन्वर्ट होंगे इनटू 6 NADP। अब जब ये यूज़ होंगे उसके साथ साथ 6 फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होंगे जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होंगे। 6 फॉस्फेट रिलीज हुए, इसका मतलब वापस यहाँ पे 6 फॉस्फेट रह जाने चाहिए। 6 फॉस्फेट रिलीज हुए तो यहाँ पे 6 रह गए। 6 फॉस्फेट यहाँ पे थर्ड पे फॉस्फेट लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू G3P। अब जब ये 6 NADPH कन्वर्ट हुआ 6 NADP के अंदर, तो यहाँ पे जाहिर है 2 हाइड्रोजन एटम्स भी रिलीज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, इसके साथ 1 पर NADPH। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो जाने चाहिए, क्योंकि जो 2 हाइड्रोजन आयंस हैं वो पर NADH निकल रहे हैं। यहाँ पे एक H पॉजिटिव हमने यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे 3H2O। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए हैं, उनके साथ साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, और NADPH कन्वर्ट हुआ है इनटू NADP। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो चुका है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब उनमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सॉरी 1 आना चाहिए था, 1, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा G3P का, जो कि शुगर है, ट्रायोज है, और जो ट्रायोज है ये बाद में कन्वर्ट हो सकता है इनटू हेक्सोसिस वगैरह। इस तरह 2 ट्रायोज मिलेंगे तो एक हेक्सोस बन सकता है। तो अगर हम बात करें इसके बाद, तो जब यहाँ से 6 में से एक मॉलिक्यूल G3P का निकल गया तो हमारे पास टोटल 5 G3P बच गए।
अब 5G3P बचने का मतलब क्या है? हमारे पास टोटल दोबारा से 15 कार्बन बच चुके हैं। 5 इंटू 3 15 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे 15 कार्बन मौजूद हैं, यहाँ पे हम देखें, अगर फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 फॉस्फेट्स हैं। तो यहाँ से 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाते हैं। और जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले, इसका मतलब यहाँ पे अब 3 फॉस्फेट रह चुके हैं। 3 फॉस्फेट रह चुके हैं। 3 फॉस्फेट हैं। अब ज़ाहिर है हमने जो थर्ड स्टेप है उसमें रीजनरेशन ऑफ रिबुलोस बिसफॉस्फेट करना है, जो कि CO2 एक्सेप्टर था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में बात की थी। तो रिबुलोस बिसफॉस्फेट की रीजनरेशन के लिए हमें चाहिए टोटल 6 फॉस्फेट्स। इसका मतलब क्या है? एक तो हमने कन्वर्ट करना है 3 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, जो यहाँ पे C3P मौजूद है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन रिबुलोस बिसफॉस्फेट के अंदर। और इसके लिए हमें चाहिए टोटल 6 फॉस्फेट्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद सिर्फ 3 फॉस्फेट्स हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और यूज़ करेंगे और 3 ATPs कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 ADPs। जो 3 फॉस्फेट और थे वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे और दोबारा से 1,5 रिबुलोस बिसफॉस्फेट बनेगा, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था रीजनरेशन ऑफ रिबुलोस बिसफॉस्फेट का, जो कि CO2 एक्सेप्टर है। तो अगर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देखें, रुबिस्को जो था उसने रिबुलोस बिसफॉस्फेट के अंदर 3 कार्बन ऐड करवाए और इसकी फिक्सेशन करवाई। फिक्सेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 PG बना। 3 PG से हमारे पास बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास बने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। और वो जो G3P था उसका एक मॉलिक्यूल जो था शुगर, वो रिलीज हो गया और 5 जो है वो वापस चले गए और इन द रीजनरेशन ऑफ 1,5 रिबुलोस बिसफॉस्फेट के अंदर यूज होंगे। तो अगर हम इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट्स देखें तो हम देख रहे थे कि हमारे पास 3 CO2 ऐड हुए थे, प्लस हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो 6 NADPH हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको अगर यहाँ से इससे दिखाता हूँ कलर चेंज करके, कि हमारे पास 6 NADPH यूज़ हुए थे और कन्वर्ट हुए थे इनटू 6 NADP। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास ये भी रिएक्टेंट है 6 NADPH, ठीक है। और हमारे पास टोटल 9 ATP यूज़ हुए थे, 6 ATP ये वाले और 3 ATP ये वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल 9 ATP यूज़ हुए हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, हमारे पास CH2O से कार्बोहाइड्रेट बना और प्लस ये आ गया, प्लस यहाँ पे मैं इस प्लस को यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 NADP प्लस हमारे पास बनेंगे 9 ADPs प्लस 9 ADPs और 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे थे। तो ये सब कुछ था डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, और उसके 3 फेजेस कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर हमने डिस्कस किया। तो इट वाज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शंस।